अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है यार। सबसे पहले तो कुछ बातें आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है, क्लियर करनी हो। यार क्या बात है, मैं आज कोड पहनना ही भूल गया। तो बात करते हैं जनाब ई कैट 2020। इनके ज़रा कमेंट्स आज मेरे सामने रख दीजिएगा पहले ही, क्योंकि बाद में अच्छा खासा पीछे जंग छिड़ जाती है। तो आज चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट करना है, चाहे आज तहज्जुद इधर ही क्यों ना हो जाए, और अपनी स्पीड के साथ ही करना है जैसे भी होगा। और सबसे पहली बात तो ये, आप लोगों के जो मेरे तक कंप्लेंट्स पहुंची उनके डिस्कशन करेंगे। उसके बाद सबसे पहली बात मैं आप लोगों को ये चीज क्लियर कर दूं, देयर इज एन अ प्रोफाइल एरर, जो कोई टेक्निकल इशू था जिसको रिजॉल्व किया जा रहा है। लेकिन जो टीचर असिस्टेंट है, मैंने उनको आपके एमसीक्यूज के लिए देख लें 5 नंबर 1, जितने भी फिजिक्स में फार्मूलाज हैं उन सबको एक जगह पे कंपाइल किया गया है। उन फार्मूलाज को आप लोगों ने लर्न करना होगा। सेकंड वन चैप्टर 1, थर्ड पे चैप्टर 2, चैप्टर 3 और फिफ्थ नंबर पे चैप्टर 4। ये जो बॉक्स के अंदर चीजें लिखी हुई ना मेरी जान, ये जरा ध्यान से देखिएगा। ये चीजें आप लोगों को मिल जाएंगी। चैप्टर 1 के एमसीक्यूज मैंने अभी अपलोड कर देता हूं, 3 के अपलोड हो चुके हैं फार्मूलाज, और चैप्टर 1 के एमसीक्यूज अभी आपको मिल जाएंगे। जैसे ही क्लास एंड होगी चैप्टर 2 और चैप्टर 4 के एमसीक्यूज भी ड्यूरिंग द क्लास अभी मिल जाएंगे। अब इनमें से 40 to 50 हर चैप्टर के एमसीक्यूज होंगे। एवरेज में यहां पे 40 लिख देता हूं, और विद आंसर कीज, और इनकी आंसर कीज भी साथ गिवन होगी। अब मेरे शहजादे वालेकुम सलाम, आप लोगों का जो काम होगा वो ये होगा कि इन 40 एमसीक्यूज को, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना होगा। आप लोगों ने इनको ऐसे सॉल्व करना है। इन 40 एमसीक्यूज को आप लोगों ने क्या करना है, सॉल्व करना है। आंसर कीज गिवन है, लेकिन आप अपने पेज के ऊपर हर एमसीक्यूज का आंसर लिखने के साथ साथ उसका सॉल्यूशन लिखोगे। वेरी फर्स्ट आप चैप्टर नंबर 1 करोगे, वो चैप्टर नंबर 1 सब करने के बाद अपनी टाइमलाइन पे, जो कि मेरी टाइमलाइन है, उसके ऊपर, अपनी जो टाइमलाइन है उसके ऊपर आप वो अपलोड करेंगे। मुझे मैसेंजर्स में सेंड नहीं करेंगे। मैं अगेन अपने लफ्ज रिपीट कर रहा हूं कि आप मुझे वो एमसीक्यूज विद आंसर कीज, मैंने आंसर इसलिए दिए हुए ताकि आपको सॉल्व करते हुए परेशानी ना हो। तो वो एमसीक्यूज आप लोगों ने मुझे सॉल्व करने के बाद वॉल के ऊपर अपलोड करने होंगे, ताकि आपकी जो सोल्यूशन होगा वो सब तक पहुंच जाए। पीएनजी का मैं बता पूछ लेता हूं फैज साहब कि अभी फाइल अपलोड का ऑप्शन आता है या नहीं आता। अगर फाइल अपलोड का ऑप्शन आया तो मैं वो कर दूंगा। फिलहाल अब यहां पे गौर फरमाएं, स्क्रीनशॉट पे भी ये चीज नजर आ जाती है। जी जनाब, तो यहां पे अगेन वही चीज रिपीट करना चाहूंगा कि आप लोगों ने यहां पे क्या करना है, वो ये करना है कि आपने हर चैप्टर के एमसीक्यूज एक दिन ले लो, एक एमसीक्यूज एक चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। उसका सॉल्यूशन जब आप अपनी वॉल के ऊपर शेयर करोगे तो उसका फायदा ये होगा कि फर्ज करो किसी एक को वो एमसीक्यूज सॉल्व करना नहीं आया तो किसी दूसरे ने वो सॉल्व किया होगा। इसके लिए सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को यह चीज क्लियर कर दूं मेरी जान, कि अगर मैं हर एमसीक्यूज को यहां पे क्लियर करना शुरू कर दूं तो मेरी जान आपका जो टाइम है वो बहुत ज्यादा वेस्ट होने वाला है। एंड वेरी सॉरी कि इस तरह भी तैयारी करने में मसला होगा। एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि हमारी ह्यूमन नेचर है, इंसान की नेचर ये है कि जब वो किसी चीज में नाउज बिल्ला अल्लाह ना करे कि वो नाकाम होने लगता है तो उसका ब्लेम किसी दूसरी जात को जरूर देता है। ये मेरी भी नेचर भी है, आपकी नेचर में भी चीज मौजूद है। लेकिन हम लोगों ने यह करना है कि यार काम मेरा है तो मैं अपनी तरफ से 100% दूं। अगला बंदा मेरे साथ कोऑपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा, डजंट मैटर, क्या मेरी तरफ से 100% परफॉर्म हो रहा है। तो ये काम करना, ये काम इसलिए दिया गया है, इसमें इसलिए मेहनत की जा रही है कि आप लोगों का कोई 0% नुकसान भी ना हो। अब आप लोगों की मेहनत मुझे ये चीज क्लियर करेगी कि आप लोग अपनी जात के साथ सिंसियर हो या नहीं हो। ये चीज आप देखो, जो प्लान मैं बना सकता था 2 दिन सोचने के बाद, क्या करना चाहिए, कैसे कवरअप करना चाहिए, वो मैंने बना लिया है। और मेरी कोशिश ये है कि ईद से पहले आप लोगों की जो फर्स्ट ईयर की फिजिक्स की बुक है उसके सारे एमसीक्यूज का बैंक विद सॉल्यूशन और पूरा जो आपके पास हो जाएगा वो क्लियर हो जाएगा। बेटा
इंसान अपनी तरफ से 100% कोशिश करता है, बट ये चीज याद रखना, अगर इफ यू आर ओनली डिपेंड अपॉन द लेक्चर्स, इफ यू आर ओनली डिपेंड अपॉन दीज एमसीक्यूज, तो फिर भी गलत है। आप लोगों को अपनी तैयारी हर एंड से करनी ही करनी है। यू नो वेरी वेल कि आपके पास यहां पे कोई किसी किस्म की स्पेसिफिकेशन नहीं है कि यार ये वाला टॉपिक है, इसको उठा लो, इसमें से ये पॉसिबल एमसीक्यूज बन सकते हैं। मैं आप लोगों को यहां पे इन जनरल ओवरव्यू ट्रिक्स बताता हूं कि अगर ये पॉसिबिलिटी हो तो आंसर क्या बन सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो तो आंसर क्या बन सकता है। और वेरी सॉरी, मैंने आप लोगों का सिर्फ ज्यादा नहीं, किसी एक बंदे का जो कमेंट पढ़ा कि फिजिक्स के सर की समझ नहीं आती, और यकीन करो कि मेरे लिए सबसे ज्यादा, वो कहते हैं ना, दिल पे लगने वाली बात, वो बिल्कुल वही होती है। आप कहते हो सर अच्छे नहीं है, मैं मान लेता हूं, सर बुरे हैं, बड़ी बदतमीजी से बात करते हैं, मैं सारी चीजें मान जाऊंगा, लेकिन मेरे ख्याल में मैं अल्लाह से डर के ये बात हमेशा करता हूं कि जो टॉपिक मुझे आता हो ना मेरी जान, वो जब मैं पढ़ा रहा होता तो मेरा नहीं ख्याल होता। आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कि किसी को कोई इश्यू हो, कोई मसला हो, लेकिन हम लोगों ने ये कोशिश करनी है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा वो किसने कहा था, बस ये कोशिश करनी है कि जिसको भी प्रॉब्लम, कंफ्यूजन, मसला आया था किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में, वट एवर जो भी इशू था, उसका इशू भी ना रहे। जी, कल का दिन, कल मेरे ख्याल में ट्यूसडे आपके पास, तो ट्यूसडे को आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये चीज करनी है कि चैप्टर नंबर 1 मेरी क्लास स्टार्ट होने से पहले, चाहे रात को या फिर कल 12:40 से पहले पहले आप लोगों ने ये सारे एमसीक्यूज मुझे अपलोड करके देने हैं विद सॉल्यूशन। आप देखते हैं कि आप लोगों में से देखो जितनी टोटल स्ट्रेंथ है, मैंने आपकी परसेंटेज उस लिहाज से ही करनी है। वर्क एंड एनर्जी, हमारा जो पूरा चैप्टर इंशाल्लाह भी क्लियर हो जाएगा। जरा ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से देखते जाइएगा। जो वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट आपको चैप्टर नंबर 2 में दिया गया था, वही वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट आपका यहीं पे आएगा। चलें बेटा, जज़ाकल्लाह। वर्क डन, वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, सबसे पहला टॉपिक आएगा। जज़ाकल्लाह बेटा। वर्क डन, यार आप लोग मेरे वाकई में छोटे बहन भाई हो, तो किसी बात से परेशान होने वाली बात नहीं। मेरी ये पूरी कोशिश होगी कि यार बाकी तो मुझे नहीं पता, लेकिन फिजिक्स में आपको किसी किस्म का इंशाल्लाह, बाकी किसी सब्जेक्ट में भी नहीं तो इंग्लिश आपकी, सॉरी फिजिक्स में भी कहीं नहीं होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन का बेटा लिंक आप लोगों को अपलोड कर दिया गया था, काइंडली उसको देख लेना था। सो वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट कवर्स सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिसे हम वर्क की डेफिनेशन करते हैं। फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, it covers some distance in the direction of force, in the direction of force, in the direction of force. Force acts on a body, इट कवर सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। बड़े अच्छे से हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट में इसकी एग्जांपल पढ़ी थी। वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। याद होगा जनाब आप लोगों को ये चीज। एंड वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये चीज याद रखें जब आपके पास, अब देखो इसका अगर मैग्नीट्यूड लिखूंगा एफ डी कॉस थीटा आएगा मेरा बेटा, ठीक है मेरे शहजादे। अब जब कॉस थीटा आएगा और थीटा हमारे पास एंगल है बिटवीन ए, दो वेक्टर्स के दरमियान, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की दो टेल्स के दरमियान जो एंगल है उसको हम थीटा का नाम देते हैं। ये हमारे पास फोर्स है, ठीक है मेरा बेटा, और ये हमारे पास इसका डिस्प्लेसमेंट है। वैसे ये एफ कंपोनेंट और ये इसका वाई कंपोनेंट आ जाता है। अब हमारे पास यहां पे ये चीज क्लियर हो जाती है कि वर्क डिपेंड अपॉन द थीटा, एंगल पे डिपेंड करता है। अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड ऊपर लिखता हूं एडी कोस थीटा आ रहा है, सो अगर थीटा इज द एंगल, दो कॉमन रीजन के दरमियान होता है। अब हमें यहां पे सबसे पहले ये चीज क्लियर करनी है कि एंगल के चेंज होने से
आपके पास वर्क कम मैक्सिमम होता है, कम मिनिमम होता है। लेकिन एक चीज याद रखना यार, मैंने उस दिन भी आपको लोगों को बताई थी ये चीज कि वर्क की वैल्यू मैक्सिमम पॉजिटिव भी होती है, मैक्सिमम नेगेटिव भी होती है। नेगेटिव साइन सिर्फ ऑपोजिट डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। नेगेटिव वर्क का मतलब नहीं होता कि वो काम उलट कर देता है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो ये चीज आप लोगों को बड़े अच्छे से पता थी। मैं दोबारा से वो चीज मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क, मैक्सिमम नेगेटिव वर्क की बात करता हूं। थोड़ी स्पीड इसलिए बढ़ा रहा हूं ताकि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। सर आपकी प्रोफाइल मेरे पास ओपन नहीं होती। यार मेरा बेटा ये इश्यू था, मैंने क्लास के शुरू में ये चीज़ क्लियर कर दी थी, लेकिन होपफुली आज ये मसला रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन मिस सबा जो कि टीचर असिस्टेंट है, मैंने उनको कहा हुआ है वो अपनी प्रोफाइल से, किसी भी प्रोफाइल से अभी ये नोट्स अपलोड कर देंगे और आप लोगों के सामने आ जाएंगे। जिन लोगों को मिल चुके हैं कोई मटीरियल, वो काइंडली इन लोगों को भी गाइड कर देंगे किस प्रोफाइल से मिला आपको। सबसे पहले तो मैक्सिमम पॉजिटिव, भाई बड़ी सीधी साफ सुथरी सी बात है कि आपके पास मैक्सिमम पॉजिटिव कब होगा, जब एफ और डी दोनों पैरेलल हो। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई जाए, ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करे, ये शर्त है वर्क के लिए, अदरवाइज वर्क नहीं होगा। तो यहां पे थीटा आपके पास 0 डिग्री लेंगे जब, तो आएगा एफ टी कॉस 0, जो कि एफ और डी के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास मैक्सिमम पॉजिटिव वर्क होगा जब एफ एंड डी आर पैरेलल टू ईच अदर। उसके बाद मैक्सिमम नेगेटिव की बात करें, अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो, तो भाई यहां पे जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो मेरे शहजादों, जो 180 डिग्री पे वर्क की वैल्यू आती है वो मैक्सिमम नेगेटिव आती है। जो वर्क की वैल्यू आती है वो मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू आती है। जो मैक्सिमम वैल्यू आती है वो मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू आती है। सो जी मेरा बेटा वो बता रहे हैं कि सर की प्रोफाइल पे मौजूद है। सो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो भैया यहां पे जब लिखोगे आप एफ डी कोस 180 डिग्री, तो यही मैग्नीट्यूड नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। तो ये मैक्सिमम नेगेटिव वर्क आ गया, ये चीज आ गई। अब बड़े अच्छे से आपको लोगों को पता है, ये चीज क्लियर कर ले। यहां पे एक और मजेदार एमसीक्यूज भी बताने लगा। जब एंगल थीटा की बात करूंगा मैं, जब एफ और डी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, थीटा 90 होगा, तो ये चीज बड़े अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए कि आपका जो वर्क है उसकी वैल्यू 0 आएगी। सो मेरे भाई मिनिमम वर्क की बात करने लगा हूं। यहां से बाय 1 गेट 1 फ्री वाला काम भी होने वाला है कि जब मैं मिनिमम वर्क बताऊंगा उसके साथ एक एमसीक्यूज भी आ जाएगा। मिनिमम वर्क मैं कह रहा हूं थीटा जब 90 डिग्री होगा, बड़े अच्छे से आप लोग सबको पता है ट्रिग्नोमेट्री में जब कोस 90 आता है तो आंसर 0 आता है, और आंसर से मिनिमम तो कोई और वैल्यू हो नहीं सकती जब आपके पास एफ एंड डी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहां पे जो थीटा है वो 90 डिग्री लिया जाएगा। ठीक है मेरे भाई, एफ एंड डी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और यहां पे जो थीटा है वो 90 डिग्री लिया जाएगा। नहीं मेरा बेटा, दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल, ये चीज आदिल साहब कर लीजिएगा, दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल मिनिमम 0 जबकि मैक्सिमम 180 होता है। दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल हमेशा मिनिमम 0 और मैक्सिमम 180 होता है, क्योंकि एंगल हमेशा दो वेक्टर्स के हेड या फिर दो वेक्टर्स की टेल के दरमियान होता है। ये चीज क्लियर रखना बेटा भाई। सो यहां पे cos 90 लिखने से एफ डी cos 90 आंसर आएगा 0, जो कि हमारा मिनिमम वर्क होगा। अब शहजादों ये चीज क्लियर करता हूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करे, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे मूव करवाने के लिए जिस फोर्स की जरूरत होती है उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देते हैं। जब थीटा 90 हुआ तो वर्क 0 नहीं होगा भैया, 0 ही लिखा है। यहां पे इस ऑब्जेक्ट, ये कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, तो इसको सर्कुलर पाथ में रहने के लिए किस चीज की जरूरत होती है बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो फर्ज करें मैं पॉइंट ए लिख लेता हूं, यहां पे पॉइंट बी लिख लेता हूं।
इस पॉइंट बी पे, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ए, 180 तक आ गए। अब मैं ये बात करता हूं कि पॉइंट ए बी सी डी ई, ये कुछ पॉइंट्स हैं और हर पॉइंट पे इसको सर्कुलर पाथ में रखने के लिए कौन सी फोर्स रिक्वायर्ड होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स, जो हमेशा इसको सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है। तो यहां पे मैं सब पे लिख लेता हूं कि यहां पे भी एफ सी एफ सी एफ सी एफ सी। मैं ये बात करने लगा हूं कि जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है तो उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू या फिर उस पर जो वर्क होगा वो क्या होगा। ये एमसीक्यूज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है शहजादों, इस चीज को जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, इसको जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, इसको जरा ध्यान से सुन लीजिएगा कि जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है उसको सर्कुलर पाथ में रखने के लिए जिस फोर्स की जरूरत होती है उसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। जब भी आपने सर्कल के ऊपर डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है तो आप हमेशा टेंजेंट ड्रॉ करते हो, इसका टेंजेंट ड्रॉ करो, इसका टेंजेंट ड्रॉ करो, इसका टेंजेंट ड्रॉ करो, इसका टेंजेंट ड्रॉ करो या इसका टेंजेंट ड्रॉ करो। जब भी आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एफ और डी के दरमियान जो एंगल आएगा वो 90 डिग्री आएगा। सर्कल के ऊपर किसी भी पॉइंट पे जब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, स्ट्रेट लाइन होती है, ये कर्व है, तो कर्व के ऊपर स्ट्रेट लाइन हासिल करने के लिए आपको टेंजेंट ड्रॉ करना होता है। एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी होती है जो उस पॉइंट को टच कर रही हो। तो मेरा भाई वो जब टच की तो मैंने देखा हर पॉइंट पे सेंट्रीपिटल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल आ रहा था वो 90 डिग्री है। इसका मतलब ये बनता है कि भाईजान आपका जो वर्क है वो जीरो होगा, आपका जो वर्क है वो जीरो होगा। सो वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज जीरो। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स is always zero. Work done by centripetal force is always zero. उसके बाद मेरा बेटा हम बात करेंगे यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ वर्क। वर्क के लिए जो ऐसे यूनिट है मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट बताते हुए बताया था कि यार देखो एफ और डी न्यूटन मीटर तो आता है बट द एसए यूनिट ऑफ द वर्क इज जूल। जॉल भी बोलते हो, जूल भी बोलते हो, प्रोनाउंसिएशन में किसी किस्म का कोई मसला नहीं मेरे भाई, जिस मर्जी लहजे में बोलो, मम्मी डैडी लहजे में बोलो या हमारे जैसे लहजे में बोलो, इट्स टोटली अप टू यू। सो मेरे भाई यूनिट तो जिसका आएगा ऐसे यूनिट वो जूल आएगा या जॉल आएगा। अब शहजादों टॉर्क का फॉर्मूला था एफ क्रॉस एल, ठीक है मेरे भाई, मतलब फोर्स इनटू मूवमेंट आर्म या आर आप लिखते हैं यहां पे। अब होता क्या है, टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर वर्क का फॉर्मूला देखो ये होता है एफ डॉट डी। अगर सिंपलेस्ट फॉर्मूले लिखे तो इसका भी न्यूटन मीटर है, इसका भी न्यूटन मीटर है। तो भैया हम जो इसका ऐसे यूनिट लेते हैं वो जॉल इसलिए लेते हैं बिकॉज दे बोथ आर डिफरेंट क्वांटिटीज, बिकॉज दे बोथ आर डिफरेंट क्वांटिटीज। वन इज वेक्टर एंड अदर इज स्केलर, one is vector and other is scalar, one is vector and other one is scalar। अब मेरी जान आप लोगों ने जिस चीज पे गौर फरमाना है वो ये है शहजादों कि जब आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक स्केलर क्वांटिटी आ रही है तो ये दो डिफरेंट क्वांटिटीज हैं। इसके लिए तो यूनिट न्यूटन मीटर लिखेंगे लेकिन इसके लिए हमेशा जूल आएगा। ये एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी बता भी चुका हूं। उसके बाद एक चीज याद रखना, लेकिन वहां पे हमने ये चीज भी देखी थी कि मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्मूले से हम हमेशा डायमेंशंस निकालते हैं, क्योंकि दोनों का न्यूटन मीटर है तो डायमेंशन भी दोनों की बिल्कुल सेम आएगी। जो टॉर्क की डायमेंशन है ml²t-2 वही डायमेंशन आपके पास वर्क की है। तो ये चीज आज फिर दोबारा से कंफर्म कर दूं कि मेरे भाई आपके पास अच्छा साल साहब, अब हमारे पास उसकी बात भी आने लगी जिसका आपने पूछ लिया ना क्वेश्चन, वर्ड टाइप्स ऑफ द फोर्सेस डन ऑन वर्क, तो उसके बारे में बता लेते हैं। से भाई यहां पे अगर आपके पास एफ एंड डी आर परपेंडिकुलर है तो वर्क जीरो आ गया। उसके बाद मैंने ये बात करनी थी, ये चीज क्लियर करनी थी कि अगर दो डिफरेंट क्वांटिटीज हों और अगर उनके सिंपलेस्ट फॉर्मूला सेम है तो उनकी डायमेंशन भी सेम हो सकती हैं बट ऐसे यूनिट सेम नहीं होगा।
ये अभी हम लोगों ने किया था यार, सेंट्रीपिटल फोर्स। फलक साहब जज़ाकल्लाह बेटा, आपने बता दिया, मेरा टाइम बचा दिया। उसके बाद जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान आप ग्राफ बनाते हो तो हमेशा चीज याद रखना, आपके पास जब ग्राफ बनाया जाता है तो एरिया अंडर द ग्राफ आपको यहां पे क्या चीज देगा बेटा, वर्क की वैल्यू दे रहा होगा। यहां पे क्या चीज देगा, वो वर्क की वैल्यू देगा होगा। सो व्हाट इज द टोटल वर्क डन, जैसे कि एरिया अंडर द ग्राफ वहां पे टोटल डिस्टेंस बता रहा था, यहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जब आप लोग ग्राफ बनाएंगे तो आपके पास जो वर्क आएगा वो टोटल एरिया के इक्वल आएगा। टोटल वर्क विल बी इक्वल टू टोटल एरिया, टोटल वर्क विल बी इक्वल टू टोटल एरिया, एरिया अंडर एफ डी कर्व। जी बेटा ये भी हो सकता है मैंने गलत लिख दी, जरा देख लें, क्योंकि एफ की निकालेंगे एम ए से, एम के लिए एम आ गया, ए के लिए एल टी -2 आ गया, साथ अगेन एक डी गिवन था, उसके लिए भी एल आ गया, तो एल इंटू एल बेटा एल स्क्वेयर बनता है, इसलिए मैंने लिखा था एम एल स्क्वेयर टी -2, डायमेंशन ये थी। इसलिए मेरा बेटा बोलने से पहले काइंडली एक दफा इसको सॉल्व मेरी जान जरूर कर लिया करें ताकि आपको चीज क्लियर हो जाए। एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व मैंने बताया जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जब ग्राफ बनाया जाएगा, फोर्स एफ और डी के दरमियान जब ग्राफ बनाओगे तो जो भी एरिया यहां पे आ रहा होगा, टोटल एरिया अंडर द कर्व will be is equal to total area under the curve will be given to the, so area under f is always equal to the, consider the graph, what is the net work, मतलब net work total work equal आएगा total area under the graph के equal, total area under the graph के equal, total area under the graph के equal आएगा। उसके बाद ये जरा ये ध्यान से देखिएगा, बड़ी कोई एक अजीब सी डायग्राम है, इसमें टोटल वर्क का वैसे आंसर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन डायग्राम देखते साथ बंदा कहता ओ माय गॉड ये पता नहीं क्या चीज आ गई, पता नहीं सोल्व होगी या नहीं होगी। लेकिन ध्यान से देखना आप लोगों ने मेरा बेटा, क्या आता है यार, आपके पास दो फोर्सेस हैं, एक पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है +10 न्यूटन और नेगेटिव वाई एक्सिस पे है -10 न्यूटन। दो फोर्सेस की वैल्यू एफ, दोनों फोर्सेस बिल्कुल सेम है, बट ये चीज याद रखें लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट है। अब होता क्या है कि 5 मीटर का डिस्टेंस अलोंग द एक्स एक्सिस पॉजिटिव के लिए भी आता है और 5 मीटर का डिस्टेंस अलोंग द वाई एक्सिस नेगेटिव के लिए भी आ रहा है। दोनों ने 5-5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। दोनों ने 5-5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। सो अब हमें ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर का डिस्टेंस है, यहां पे फोर्स पॉजिटिव +10 है और यहां पे -10 है। हमें अगर टोटल वर्क निकालना है तो टोटल एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट करना होगा। जब टोटल वर्क कैलकुलेट करोगे तो यहां पे सिंपली फॉर्मूला क्या लिखोगे, F.D प्लस में तो क्या आ जाएगा भाई 10 × 5 50 न्यूटन। यहां पे क्या आएगा, यहां पे ये सीन है कि भाई 5 मीटर डिस्टेंस एक्स के अलोंग है पॉजिटिव, लेकिन भाई -10 फोर्स है तो क्या आएगा -10 × 5 ये बनेगा -50 न्यूटन वर्क की वैल्यू। हमें तो टोटल वर्क निकालना था, इन दोनों वर्क्स को ऐड करें W1 और W2 को, दोनों की वैल्यू क्या सेम आ रही है, एक आ रहा है +50 और एक आ रहा है -50, +50 × -50 दोनों को ऐड करें तो आंसर क्या आएगा बेटा 0 न्यूटन। तो इसका आंसर क्या आएगा मेरा बेटा 0 न्यूटन। जी जज़ाकल्लाह। उसके बाद यार बड़ा एक आसान सा टॉपिक है, उसमें कुछ खास चीजें याद करने वाली बात नहीं, लेकिन हाँ कुछ एमसीक्यूज की बात करेंगे कि अगर आपके पास इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम रहे तो उस पोजीशन पे ए से बी तक जाते हुए आप जिस मर्जी पाथ को फॉलो करो तो आपके वर्क पे किसी किस्म का कोई फर्क नहीं आएगा।
इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड आएगा। सो जरा ध्यान से सोचिएगा, वर्क डन, ये अभी हमने किया था वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स का मतलब यह है जिसकी डायरेक्शन भी चेंज ना हो, जिसका मैग्नीट्यूड भी चेंज ना हो। और आपके पास वेरिएबल फोर्स का मतलब क्या होगा, जिसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, जिसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है। वेक्टर क्वांटिटीज का हमेशा एक ही फॉर्मूला याद रखना, वेक्टर कोई भी क्वांटिटी हो वो चेंज कब होगी, जब उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। दोनों में से कोई एक चीज भी चेंज होगी, इट मींस के उसमें चेंज आ गया। सो मेरे भाई सबसे पहली बात तो ये कि आपने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। ये पॉइंट ए आपका, ये पॉइंट बी है। यहां से यहां जाते हुए ये वाला पाथ, ये वाला पाथ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, एक वर्टिकल लाइन आ गई, फिर उसके बाद एक वर्टिकल लाइन आ गई, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। मैंने ए से बी तक जाना है, अपना डिस्टेंस कवर करना है। ये चीज आपने ये ग्राफ इसी तरह पढ़ा होगा, आपने वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड जिसमें इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड की बात करते थे। तो यहां पे इसको मैं पाथ 1 का नाम दे देता हूं, ये मेरे पास पाथ 2 है एंड दिस वन इज पाथ 3। ठीक है मेरी जान, नेट वर्क डन है ना जीरो। बेटा नेट का मतलब ही टोटल होता है, नेट का वर्क मतलब ही टोटल होता है। इंडिविजुअली दोनों ने 50-50 न्यूटन किया इन डिफरेंट डायरेक्शंस, लेकिन जब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन को 180 वाली को ऐड करोगे तो आंसर 0 आएगा। पॉजिटिव में नेगेटिव सेम मैग्नीट्यूड का जब भी एडअप होगा 0 आएगा। नेट का मतलब ही टोटल होता है। पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3 आगे। यहां पे एक चीज सिंपल सा फॉर्मूला आपको बता दूं कि जब हमने कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन अलोंग द पाथ 1, अलोंग द पाथ 2, अलोंग द पाथ 3 बिल्कुल सेम आएगी वर्क की। सो ये वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। एक चीज याद रखना, इसमें की पॉइंट क्या था, इसमें की पॉइंट था मेरे भाई कि आपके पास अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट अपनी जगह पे फिक्स्ड हैं, वो चेंज नहीं हो रहे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट अपनी जगह पे फिक्स्ड है, तो वहां तक पहुंचने में, इनिशियल से फाइनल पे पहुंचते हुए आप जिस मर्जी पाथ के अलोंग जाएं, टोटल वर्क जो आपके पास आएगा बिल्कुल सेम आएगा। सो ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड आपका कौन सा फील्ड है बेटा, कंजर्वेटिव फील्ड। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंजर्वेटिव फील्ड भाई, कंजर्वेटिव फील्ड का मतलब क्या होता है? अ कंजर्वेटिव फील्ड इज वन इन विच वर्क डन बिटवीन टू पॉइंट्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। कंजर्वेटिव फील्ड मीन्स इन विच टू पॉइंट्स, conservative field in which two points are same, then work done will independent of the path followed. Work done will independent of the path followed. तो वर्क इस चीज पे फिर डिपेंड नहीं करता कि आप किस पाथ के अलोंग उस पे जा रहे हो। तो यहां पे आपने जब भी कैलकुलेशन की होगी आपको बड़े अच्छे से पता है कि आप लोग हमेशा लास्ट वाला टोटल वर्क का फार्मूला, यार बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन को दोबारा तो नहीं, लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन का जो लिंक है लेक्चर का, डिटेल लेक्चर का, वो अगर अपलोड नहीं हुआ तो मैं अपनी पोस्ट पे जैसे ही क्लास एंड होती है उस पे वो मैं अपलोड कर लूंगा। वो डिटेल लेक्चर आप वहां से देख सकते हैं। इंशाल्लाह उस लेक्चर के बाद आपको कोई मसला नहीं रहेगा। वर्क टोटल समेशन के लिए हम ये लिखते हैं आई इज इक्वल टू 1 से 0 से 1 लेते हैं, 1 से n ले लेते हैं। तो उसके बाद हमारे पास दो क्वांटिटीज आ रही हैं, एक वर्क आ रहा है और दूसरा हमारे पास जो फॉर्मूला लिखा जाए तो f cos थीटा d। और आप सबको पता है कि इन सब के साथ हम आई लिख देते होते हैं, फोर्स के साथ भी आए, इनिशियल और सबके साथ आए। तो ये था टोटल वर्क कैलकुलेट करने का फार्मूला। अब जरा आ जाते हैं, यार एमसीक्यूज के ऊपर थोड़ा बोर हो रहा था मैं भी कि एमसीक्यूज अभी नहीं आ रहे, जरा ध्यान से मुझे जवाब दीजिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं। वर्क डन बाय द ग्रेविटी एंड वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, जी अलोंग द क्लोज पाथ इज 0। सो वर्क डन बाय द ग्रेविटी एंड वर्क डन अलोंग द ग्रेविटी, इस बात का मतलब या अगेंस्ट द ग्रेविटी क्या मतलब होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। और इसके जो एमसीक्यूज में आंसर्स आप लोग आज देने ने तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आप देंगे। सो ध्यान से, मैंने अगेन इस पॉइंट पे आपको अलार्म दे दी है कि मेरी जान जरा ध्यान से सुनिएगा।
ए और बी, दो पॉइंट्स के दरमियान अगर वर्क की बात करें, अगर ऑब्जेक्ट ए और बी, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मैस एम है, उसकी हम बात करेंगे, उस पॉइंट को जरा ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट मैं लिखता हूं, वर्क डन बाय द ग्रेविटी, वर्क डन बाय द gravity, work done by the gravity in moving from point A to point B, in moving from point A to B, in moving from point A to B, work done by the gravity हमें कैलकुलेट करना है। ये देखो यार, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, और एक चीज हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्ट चाहे ऊपर की तरफ जा रहा हो, ग्रेविटी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, इससे पहले भी चैप्टर में मैं ये एमसीक्यू सॉल्व करवा चुका हूं आपके पास, कि जब आपके पास ऑब्जेक्ट ग्रेविटी की डायरेक्शन की बात हो तो ग्रेविटी तो मेरी जान हमेशा एक्ट करती है वर्टिकली डाउनवर्ड। हाँ, अपलोड हो चुके हैं चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज, उसके अलावा पूरी जो फिजिक्स है उसमें जितने भी फार्मूलाज हैं उन सबको कंपाइल एक जगह पे किए गए वो नोट्स। और कुछ लोग अगर ये चीज कहते हैं कि यार आपके पास वो स्क्रीनशॉट व्हाटएवर कुछ भी हो, यार आप लोग ये कोशिश करो कि आपके पास एक रजिस्टर हो, उसके ऊपर आपके अपने नोट्स हो, तो जब आप पेपर की तैयारी के लिए जाओ, 2 दिन आपके पास है, 1 दिन आपके पास है, आप उनको रिवाइज करो, आपकी चुटकी में तैयारी हो जाए। आप क्या स्क्रीनशॉट पे जाके देखते रहोगे? मेरे ख्याल में जहां तक मैंने असेस किया हुआ है, अगर हम कोई भी चीज लिख के याद करते हैं तो वो तो कभी भी नहीं भूलती। मैं तो खुद अच्छा खासे रटे लगाता हूं, अगर मुझे कोई भी चीज बार बार तंग कर रही हो तो उसको लिख के जब प्रैक्टिस की जाती है तो कोई मसला नहीं होता। ये चीज हमने कहा था कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा हो, चाहे नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हो, जिस मर्जी डायरेक्शन में हो, अगर मैं ग्रेविटी की बात करूंगा तो ग्रेविटी की डायरेक्शन हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड होगी। ये ऑब्जेक्ट अगर अपना डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में कवर कर रहा है भाई, लेकिन ग्रेविटी की जो फोर्स है जो mg के को लाएगी, वेट, वो एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड आएगी। अगर इन दो ऑपोजिट लाइंस के दरमियान एंगल देखो तो बड़े अच्छे से सब ये बात कह सकते हैं कि यहां पे जो एंगल आएगा वो 180 डिग्री आएगा, बिकॉज दे आर एंटी पैरेलल। और एंटी पैरेलल का मतलब ही क्या होता है? 180 डिग्री का एंगल। नहीं मेरा बेटा, नो नीड टू से थैंक्स। इंशाल्लाह आप सबको सारी चीजें टाइमली अब मिल जाया करेंगी जब आपके पास, क्योंकि हमने अपने बच्चों को इंजीनियर्स बनाना है जी। हम उसको निगलेक्ट कर रहे हैं, रिटार्डिंग फोर्स को, जब हम वर्क की बात कर रहे होते हैं। फिलहाल इसकी बात हो रही है, रिफ्लेक्शन वगैरह को निगलेक्ट करते होते हैं, जो फोर्स लगती है उसकी बात करते हैं। रिटार्डिंग फोर्स के बाद 2 केसेस आते हैं, उसके ऊपर जो भी जोन है उसकी अभी बात होगी। अगर रिटार्डिंग फोर्स आ जाती, बताई जाती कि यहां पे रिटार्डिंग फोर्स अवेलेबल है, तो वहां पे हम लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कौन सा प्रिंसिपल यूज करते हैं? वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, उस पर भी बात होगी इंशाल्लाह। ये बता दो जिनके पास फाइल ओपन हो रही है, क्योंकि मेरे वाले बैकएंड में टीम काम कर रही है, उनको मैं बताया था कि ये चीजें अभी ऐड करनी है, तो मैं आप लोगों को पढ़ाने में बिजी हूं, तो आप पूछ लेते हैं। सर मिस सभा को बता दें कि यहाँ पे कमेंट में मेंशन करके ये चीज़ बता दें कि प्रोफाइल ओपन कैसे होगी, बच्चे बार बार पूछ रहे हैं। तो भैया हमारे पास यहाँ पे फोर्स वेट के इक्वल है, वेट हमारे पास mg के इक्वल होता है। तो सिंपली अगर मैं फार्मूला लिखूं तो वो वर्क का क्या बनेगा मेरे पास? mg d cos थीटा, और एंगल मेरे पास 180 डिग्री आ रहा है। तो D की जगह भी सिंपली हम लोग हमेशा क्या लिखते होते हैं भाई, जब अपवर्ड और डाउनवर्ड ऑब्जेक्ट आ रहा है तो D नहीं बल्कि H लिखा जाता है। D नहीं लिखा जाता बल्कि क्या लिखा जाता है? H, हाइट लिखी जाती है। यहां पे एक और पॉइंट मैं यहां पे क्लियर करूंगा कि जब आपका वर्क, जब काइनेटिक एनर्जी 0 होती है तो वर्क चेंज हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी में। स्पेसिफिक हाइट पे जाके काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है, और जब डाउनवर्ड आता है तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास बढ़ जाती है और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है। दोनों केसेस में वर्क में कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्क सेम रहता है। वर्क एक दफा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ गया और वर्क एक दफा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आ गया। हाईएस्ट पॉइंट पे और स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, दोनों केसेस में हमारे पास मैक्सिमम आंसर आ रहा होता है। हालांकि ये चीजें आपको बड़ी बेसिक्स पढ़ाई भी गई हैं, इवन द ड्यूरिंग द 9th क्लास यार, तो खैर वो समझने की बात होती है। शायद उस वक्त हमारा उस लेवल का माइंड नहीं होता कि हम चीजें को उस अकॉर्डिंग पिच कर सकें। mgh cos थीटा, अब cos थीटा मेरी जान मैं लिखता हूं 180 डिग्री। जब मैं 180 डिग्री लिखूंगा शहजादो, तो 180 डिग्री का मतलब क्या होता है? -1 -mgh।
माइनस एम जी एच। अब मेरा बेटा यहां पे वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है, फोर्स वेट के इक्वल है और वेट हमारे पास एम जी के इक्वल है। ठीक है मेरा बेटा। अब अगेन बात करते हैं, अगर वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हो फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। एंगेंस्ट ग्रेविटी का मतलब क्या होता है? वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी हो। सबसे पहली चीज तो ये क्लियर करें कि वर्क होता कब था? जब आपके पास ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करे जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। मैं ये कहता हूं कि मैं ऑब्जेक्ट को, जिस तरह पानी की बाल्टी है उसको ऊपर की तरफ उठा रहा हूं, फोर्स भी ऊपर की तरफ लग रही है, पानी की बाल्टी भी मेरी जान ऊपर की तरफ जा रही है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों पैरेलल हैं, तो एंगल क्या आएगा भाई आपके पास? जीरो आएगा। एंगल आपके पास क्या आएगा? जीरो आएगा। इट मींस कि वर्क डन, अब मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा हूं, अपवर्ड जाते हुए। हालांकि अगेंस्ट समझ आता कि दूर जा रहा है तो शायद वो जीरो आएगा, अगेंस्ट ऐसा नहीं होगा कि मेरे भाई, जब जैसे मैंने एक पानी की बाल्टी की एग्जांपल दी कि मैंने पानी की बाल्टी के ऊपर उठाया, मेरी फोर्स भी ऊपर लग रही है, उसका डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है। जब इसका डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है, पानी की बाल्टी भी ऊपर की तरफ जा रही है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल होगा शहजादो, वो 0 डिग्री आएगा। जब 0 डिग्री आएगा तो बड़ी प्रिटी ऑब्वियस बात है, अभी हम लोगों ने ये कहा था कि आपके पास जो वर्क आएगा वो मैक्सिमम आएगा। हम लिखूंगा एम जी एच कॉस थीटा, और थीटा की जगह जब मैं 0 डिग्री पुट करूंगा एम जी एच 0, ये मेरे पास आ जाएगा एम जी कॉस 0 का आंसर 1। ठीक है मेरा बेटा, ये आ गया हमारे पास वर्क डन, मैक्सिमम आ गया। सो ये चीज हमेशा याद रखिएगा, ग्रेविटी और अगेंस्ट द ग्रेविटी क्या होता है, उससे रेलिवेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों से पूछने जा रहा हूं, और अब आप लोगों ने मुझे इसका आंसर बताना है समझ के। जी मेरा बेटा, लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है और ग्रेविटी की फोर्स उसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। अब यहां पे मैं ये कहता हूं कि अगर अगेंस्ट द ग्रेविटी मैं खुद वर्क करूं, जैसे आप ये कहते हो कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे खुद की तरफ तो आ जाता है, उस पर वर्क नहीं करना पड़ता, लेकिन नीचे से ऊपर ले जाने के लिए आपको अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करना पड़ता है। ये चीज याद रखिएगा, ये क्वेश्चन की सेंस है। बाय द ग्रेविटी, अगेंस्ट द ग्रेविटी, वर्क को आपने डिनोट करना होता है। जी साथ साथ भी आपके लिए समझा है, ये हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ये आ रहा है ना वर्क, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, मुझे इसके अगेंस्ट वर्क नहीं करना पड़ रहा, टुवर्ड्स द ग्रेविटी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, लेकिन जब नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाता हूं मुझे अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करना पड़ रहा है। इसलिए अब चीज क्लियर हुई तो मुझे बता दें। नहीं बेटा, उनके दरमियान एंगल 0 तो नेगेटिव क्यों आएगा? यार एक चीज याद रखो, हमें एंगल देखना है। अगेंस्ट का मतलब हमेशा नेगेटिव का ये नहीं है भाई, जब दो वैल्यूज एक दूसरे के अगेंस्ट हो तब नेगेटिव साइन लेते हैं, जब दोनों डायरेक्शन सेम है, फोर्स की भी डिस्प्लेसमेंट भी, जो आप एक्सटर्नल फोर्स सॉरी थोड़ा टेक्निकल इशू आ जाता है। आपको पता है कि जब भी हमारी माशाल्लाह से जिसकी क्लास होती है तो माइक की बैटरी लो हो जाती है और कभी कभी कैमरा की भी हो जाती है, तो आपको ये चीज़ पता चल जाती है, मुझे भी पता चल जाती है। तो जिसे कहते हैं ना सब्रुन जमील, वो करना होता है, हौसला रखना होता है, ठंड रखनी होती है, कहते हैं ना आलू रखना होता है, ये सारी टर्म्स मुझे आती हैं, तो इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। अब मेरा बेटा आंसर देते हुए प्लीज 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 सोचिएगा जरूर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अगेंस्ट ग्रेविटी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट moves against gravity, अगेन कह रहे हैं वॉइस प्रॉब्लम है। देखो भाई फैज साहब, यहां पे सिर्फ और सिर्फ उन्होंने ये कहा था जब ऑब्जेक्ट ए से बी की तरफ जा रहा है तो आप अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क कैलकुलेट करें। तो एंगल हमने लगा लिया कि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, लेकिन इस पर जो कोई फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में लग रही है। अब उन्होंने ये बात कही है कि वर्क डन बाय द ग्रेविटी, ग्रेविटी से वर्क किया जा रहा है, ग्रेविटी से, तो ऑब्जेक्ट और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, इसलिए वहां पे वर्क की वैल्यू, जो एंगल की वैल्यू, वो 0 आएगी। वर्क डन बाय द ग्रेविटी
वर्क डन बाय द ग्रेविटी। वर्क डन बाय मतलब ये ग्रेविटी से जो वर्क हो रहा है, यहां पे खुद उन्होंने कहा जो वर्क हो रहा है वो ग्रेविटी, बाय ग्रेविटी। जब मैं बाय ग्रेविटी की बात करूंगा तो फोर्स लिखूंगा वेट के इक्वल, वेट लिखूंगा mg के इक्वल, तो इसकी डायरेक्शन हमेशा आएगी डाउनवर्ड। वर्क डन बाय द ग्रेविटी डाउनवर्ड आएगी, तो आंसर हमेशा इसका पॉजिटिव में आएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट जा रहा है ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, फोर्स नीचे की तरफ है, तो एंगल आपके पास 180 डिग्री आएगा। एंगल आपके पास 180 डिग्री आएगा। अब अगर ये बात कही जाए वर्क डन अगेंस्ट द, वर्क हो रहा है लेकिन ग्रेविटी के अगेंस्ट हो रहा है, इट मींस कि फोर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो अब आपके पास जो एंगल यहां पे आएगा वो 0 डिग्री आएगा। यहां से ये चीज क्लियर कर लें, बाय द ग्रेविटी के वर्क डन बाय द, वर्क जो किया जा रहा है वो ग्रेविटी से किया जा रहा है। तो यहां भी एंगल 0 आ जाएगा। और मेरे भाई अगेंस्ट द ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, भाई मैं ग्रेविटी को कंसीडर नहीं कर रहा, उसके मुखालिफ जाकर वर्क कर रहा हूं, तो मतलब उसमें मैं फोर्स लगा रहा हूं। ये पेंसिल है, इसको मैं फोर्स लगा ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूं, तो मेरा वर्क इसलिए पॉजिटिव है कि भाईजान वर्क ये कहता था ऑब्जेक्ट इधर फोर्स लगाओ इधर मूव करे, इधर फोर्स लगाओ इधर मूव करे, तो दोनों केसेस में दोनों के दरमियान एंगल 0 डिग्री आता है, तो वहां पे वर्क की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। जब तक क्लियर नहीं होगा मुझे आगे नहीं जाऊंगा मैं। चलें, जज़ाकल्लाह मेरा बेटा, बहुत शुक्रिया। अपने लेक्चर का जो एंड पे फीडबैक होता है ना, ज़रा ज़रूर दिया करो ताकि मुझे पता चल जाए कि किसी को कोई प्रॉब्लम है या किसी को अच्छा लेक्चर समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। मेरा बेटा ये चीज़ ज़रूर किया करे। सही जोर लगाते हो रोज़े में माशाल्लाह से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अगेंस्ट ग्रेविटी, स्टेटमेंट को मेरी जान ध्यान से समझना होता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अगेंस्ट ग्रेविटी, हम जरा थोड़े से इंपेशेंट होते हैं, स्टेटमेंट के एक दो लफ्जों से ही अगेन हम ये कह लेते हैं कि यार हो गया समझ। अब मेरा बेटा ईशा ये देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स अगेंस्ट ग्रेविटी, द वर्क डन बाय द ग्रेविटी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अगेंस्ट ग्रेविटी, ये ध्यान से सुनना, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अगेंस्ट ग्रेविटी, then work done by the gravity, then work done by the gravity, then work done by the gravity. So potential energy, work done by the gravity and change in potential energy respectively are, दो चीजें बताएं, and change in पोटेंशियल एनर्जी रिस्पेक्टिवली आर, इन दोनों की वैल्यूज बताएं क्या आती हैं जब ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करता है। वर्क डन बाय द अगेंस्ट ग्रेविटी क्या होगा और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। मैं आपको दोबारा से यहां पे ये चीज बता दूं कि व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स अगेंस्ट ग्रेविटी, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब जो उस पे फोर्स लग रही है वो ग्रेविटी की फोर्स है, तो एंगल यहां पे 180 डिग्री आएगा। एंगल यहां पे 180 डिग्री आएगा। मैं आपको आंसर के हिंट पहले बता रहा हूं, उसके बाद आपने मुझे बताना है। अब एक चीज बड़े अच्छे से मेरे बच्चों को पता होगी कि जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है लेकिन काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। जब नीचे आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, मैं ऑप्शन ए लिख रहा हूं। सबसे पहले क्या है, बाय द ग्रेविटी नेगेटिव आएगी या पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। 180 पे आपको साइन पता होना चाहिए क्या आता है मेरा बेटा। उसके बाद पॉजिटिव आएगा वर्क, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज करेगी। उसके बाद सी ऑप्शन है
पॉजिटिव आएगा इंक्रीज करेगी, नेगेटिव आएगा इंक्रीज करेगी। ऑर्डर जरा ध्यान से देख लें। अगेंस्ट द ग्रेविटी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, एंगल 180 आ रहा है। अब वर्क डन बाय द ग्रेविटी पॉजिटिव होगा और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती मिनिमम होती। जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहले हमने देखना है वर्क डन बाय द ग्रेविटी, जो कि नेगेटिव होगा। ये चीज आ गई, पहला केस यहां पे लिखा है, नेगेटिव वाला ये लिखा हुआ है। उसके बाद सेकेंडली थी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या आएगी मेरा बेटा, इंक्रीज करेगी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। जी मेरा बेटा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब मेरे होपफुली आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, जो लोग भी क्वेश्चन कर रहे थे इसके बारे में। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इसी से उलट क्वेश्चन बनाता हूं। ये इंपॉर्टेंट है, मैं यही कह सकता हूं कि इस चैप्टर की जान भी है इस तरह के टॉपिक। अभी देखिए जिन जान और आने वाली है, जरा उसको भी देखेंगे। When an object moves along gravity, when an object moves along gravity, when an object moves along gravity, the work done by the gravity, the work done moves along gravity की बात कर रहा हूं। the work done, यार पहले ना उसकी डायग्राम ज़हन में लेके आया करो। the work done by the gravity, the work done by the gravity and change in potential energy respectively are, and change in potential energy and change in potential energy respectively are, क्या होगा, पॉजिटिव, साथ में लिख लेता हूं डिक्रीज, फिर नेगेटिव इंक्रीज, पॉजिटिव डिक्रीज, नेगेटिव इंक्रीज, सी नेगेटिव डिक्रीज एंड पॉजिटिव इंक्रीज। अब यार ये बड़ी आसान सी बात है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ होगा, उस पर जो ग्रेविटी की फोर्स लग रही है वो भी नीचे की तरफ होगी, तो दोनों में जो एंगल आएगा मेरे भाई वो जीरो आएगा अलोंग द ग्रेविटी। जिस तरफ ग्रेविटी एट करी उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी। तो अब मुझे यहाँ पे आंसर बता दें कि क्या आएगा। तो पहली बात तो ये कि वक्त तो पॉजिटिव आना ही आना है, लेकिन हाइट से ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा होता है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है। तो ए इज द बेस्ट ऑप्शन। क्या मैं गलत तो नहीं हूं यहां पे? ओके, एक छोटा सा टॉपिक आगे इसके बाद पावर वाला, उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। ए इज द बेस्ट ऑप्शन। मैं आपके कमेंट्स नहीं देख पा रहा यार, मैं जरा देख लूं। बेट सर दोबारा, पॉजिटिव 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 डिक्रीज, एग्जैक्टली पॉजिटिव डिक्रीज पॉजिटिव डिक्रीज पॉजिटिव डिक्रीज पॉजिटिव डिक्रीज। कैमरा की बैटरी जरा देख लें। कैमरा की बैटरी को देख लें सर।
Who is outside? And boss, I have to call. Seriously? जी मेरी जान, बैटरी भी चेंज हो चुकी है। अब शहजादो क्वेश्चन भी हमारा ये क्लियर हो गया, तो अभी मैं इस बोर्ड को रेस कर देता हूँ। पावर वाले टॉपिक पे आते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेटा ठीक हूँ। जी साहिल साहब, थोड़ा सा सब्र, चैप्टर ख़त्म करने के बगैर क्लास नहीं निकलने वाला, ये बात मैं अभी आपको क्लियर कर दूँ। पावर वाला टॉपिक कुछ खास मुश्किल नहीं है। पावर का टॉपिक क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, W/T, जॉल ओवर सेकंड। इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं यूनिट में, लेकिन इसका ऐसे यूनिट ऑफ पावर इज वॉट, ऐसे यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। उसके बाद हम अगर देखें कि हमारे पास वर्क जो इक्वल आता है, बट वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बट वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। आप लोगों ने वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ये चीज पढ़ी हुई थी। वर्क इज इक्वल टू डेल्टा K डॉट E एंड डेल्टा P डॉट E। जज़ाकल्लाह मेरा बेटा, बहुत शुक्रिया। अब यहां पे देख लें, मैं इसका फॉर्मूला फिर यही भी लिख सकता हूं ना, चेंज 1/2mv² डिवाइडेड बाई T mgh डिवाइडेड बाई T। ये फार्मूला भी वर्क के हो सकते हैं जब आपके पास वर्क इन चेंज, वर्क किसके इक्वल होता है? काइनेटिक एनर्जी के चेंज करो, पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के इक्वल। कुछ रॉकेट साइंस नहीं की यार, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैंने इनके फार्मूलाज लिख दिए कि इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। बट पावर, फोर्स और वेलोसिटी का एक बड़ा खूबसूरत रिलेशन है, P इज इक्वल टू F डॉट V। फोर्स और वेलोसिटी का जब डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी पावर आती है। सो अप्लाई ऑल द कंसेप्ट। हम लोगों ने ये सारे कॉन्सेप्ट्स अप्लाई किए हुए हैं डॉट रिलेशन में, डॉट प्रोडक्ट में। तो आगे आ जाते हैं मेरा बेटा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के ऊपर, जिसकी भी मैं बात लग रहा हूं। जी मेरा बेटा वोट लग गई। अब मुझे खुद बता दो कि स्पीड बिल्कुल ठीक है, अगर बढ़ानी है तो मुझे तो कोई मसला नहीं है, 5 मिनट में आपको पूरा चैप्टर खत्म कर सकते हैं। क्योंकि इसके बाद वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के बाद एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी रह गया, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के बाद एस्केप वेलोसिटी है और इंटरनल कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये 3 दफा मुझे बोर्ड और रेस करना होगा और आपका ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। बट मेरी कोशिश ये होती है शहजादों कि आपके पास कोई चीज़ मसला ना दे। और अल्लाह के बंदे, स्केलर होगी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। अब हमारे पास वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल भी होता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। ये चीज यहां पे मैंने जो लिखने का मतलब था कि यार हमें कब इंडिकेशन मिलती है कि वर्क हो रहा होता है, जब काइनेटिक एनर्जी में चेंज आए, जब स्केलर होगी अल्लाह के बंदे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी है। कभी आपने सोचा कि पावर इस डायरेक्शन में होगी? काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। मेरी जान, यहां पे इन 3 पॉइंट्स को लिखने का मतलब यह कि हमें इंडिकेटर मिल जाता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ रहा हो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ रहा हो, ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हो। जब इन तीनों में चेंज आ रहा हो तो हमारे पास इंडिकेशन होता है कि यहां पे क्या हो रहा है बेटा, वर्क हो रहा है। चेंज इन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी प्रूव्ड दैट कि यहां पे आपके पास क्या परफॉर्म किया जा रहा है, वर्क परफॉर्म किया जा रहा है। इस क्लियर होगी मेरा बेटा। अब आ जाते हैं जरा एमसीक्यूज पे, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये एमसीक्यूज मैं गारंटी देता हूं बहुत से लोग हमेशा गलती करते हैं, लेकिन सुनिएगा जरा ध्यान से। ओके, a loaded and unloaded bus, a loaded and unloaded buses या bus are moving with same kinetic energy, are moving
with same kinetic energy are moving with same kinetic energy are both stopped by equal retardation, are both stopped by equal retarding forces or retardation, जो उसकी मोशन को रोकती हैं, retarding forces, such that they cover the distance, such that they covers a distance of S1, S2 respectively, then the ratio of these distance must be, then the ratio these distances must be then the ratio of these distances must be क्या होगा exactly बेटा ऐसे ही है then the ratio of these distances must be मैं यहां पे डिस्टेंस की रेशियो लिखता हूं चार ऑप्शन यहां पे लिख रहा हूं S1 आएगा S2 से ग्रेटर एक गाड़ी लोडेड है और एक गाड़ी अनलोडेड है दोनों को रिटार्डिंग फोर्स से रोका गया है क्या गाड़ी पहले वाली गाड़ी जिसने डिस्टेंस S1 जो कि हमारे पास लोड है उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा या अनलोडेड गाड़ी ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा लेकिन शर्त यहां पे जो ट्रिकी पॉइंट है वो है विद सेम काइनेटिक एनर्जी आर बोथ स्टॉप्ड विद सेम काइनेटिक एनर्जी तो मेरा भाई यहां पे कीवर्ड मैं आपको बता रहा हूं कि जो है वो आपके पास सेम काइनेटिक एनर्जी है इसलिए जवाब देते हुए मेरी जान जरा ध्यान से दीजिएगा ए S1 ग्रेटर देन होगा S2 से बी आएगा आपके पास S1 S2 के इक्वल होगा दोनों सेम डिस्टेंस कवर करेंगे थर्ड ऑप्शन मेरे पास आ रही है S1 लेस देन S2 होगा उसके बाद कैन नॉट प्रेडिक्ट या फिर हम अंदाजा ही नहीं लगा सकता तो मेरी जान पहले आप मुझे इसका आंसर बताएं उसके बाद फिर मैं बताता हूं सेम क्या बात की है यार शहजादो छा गए हो वाकई बिल्कुल इसका आंसर जो बनता है वो S1 इज इक्वल टू S2 सेम ही है अब इसका जो ट्रिक है इसका जो पॉइंट है जी एग्जैक्टली क्या बात की मजेदार अब बच्चे बड़े हो गए इंशाल्लाह अब मेरे ख्याल में स्पीड हमारी बढ़ जाएगी दोनों की काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल सेम थी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क इक्वल भी आती तो मैं लिख सकता हूं F1 S1 इज इक्वल टू F2 S2 दोनों पे सेम फोर्सेस लग रही हैं F1 इज इक्वल टू F2 और इन दोनों को एक ही नाम दे दूं अगर F का तो ये बनेगा FS1 इज इक्वल टू FS2 FF के साथ कैंसिल तो बचेगा S1 इज इक्वल टू S2 अगर माइंड ना करो तो मेरा बेटा ये जो सोल्यूशन है शहजादो वो अपने पास लिख लीजिएगा अगर आप गुस्सा ना करें तो ओके एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो कि बड़ा ही मजेदार टॉपिक है उसमें क्या चीजें आप लोगों ने याद रखनी इसमें कुछ खास नहीं पूछा जाता हालांकि बड़ा मजेदार इंपॉर्टेंट हमारे पास लॉन्ग होता था फर्स्ट ईयर के अंदर नहीं किसी और चीज का इफेक्ट नहीं है भाई S1 विल बी इक्वल टू S2 बच्चे हमेशा यही सोचते हैं कि यार एक गाड़ी लोडेड है वो कम डिस्टेंस कवर करेगी जो हल्की सी गाड़ी वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर जाएगी ऐसा बिल्कुल नहीं है यहाँ पे जो चीज़ें अफेक्टेड हैं वो फोर्स है और काइनेटिक एनर्जी है दोनों की काइनेटिक एनर्जी मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी दोनों की स्पीड इनका मतलब सेम है आर स्टॉप्ड बाय द इक्वल रिटार्डिंग फोर्सेस उसको रोकने के लिए जो फोर्स लगी वो भी क्या लग रही है बिल्कुल इक्वल लग रही है तो भैया जब फोर्स बिल्कुल इक्वल होगी तो दोनों का डिस्टेंस भी क्या आ रहा है सेम आ रहा है जी जज़ाकल्लाह शहजादो सो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी और उसके बाद हमारा दो से टॉपिक रह गए जिसके बाद इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा जरा ध्यान से सुनिएगा
एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। सो बड़े अच्छे से पता है द वर्क डन बाय द ग्रेविटी इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू सच अ पॉइंट वेयर द ग्रेविटी बिकम जीरो। अब यहां पे मैं बड़े अच्छे से ये पॉइंट क्लियर कर चुका हूं कि जब वर्क डन बाय द ग्रेविटी आएगा, वर्क डन बाय द ग्रेविटी आएगा तो आपके पास नेगेटिव साइन आएगा। ये चीज तो क्लियर हो जानी चाहिए अब आपके पास। इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। जी बेटा, हमेशा कंजर्वेशन के प्रिंसिपल को आपने जहन में याद रखना होता है। सो ऑब्जेक्ट फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ टू सच अ पॉइंट, टू सच अ पॉइंट बाय द ग्रेविटी हो रहा है। इट मींस कि ग्रेविटी से दूर ही जा रहे हो ना आप। पॉइंट वेयर द ग्रेविटी बिकम्स जीरो। अब यहां पे नेगेटिव साइन क्यों लगाया वो आपको पता है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो U इज इक्वल टू माइनस GMM ओवर हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, R के। सो नेगेटिव साइन को मैंने अगेन बता दिया आप लोगों को। ये नेगेटिव साइन का यहाँ पे मतलब यही है, नेगेटिव साइन शोज दैट नॉट वर्क डन बाय अस बाय द ग्रेविटी, नॉट वर्क डन बाय अस, हमारी तरफ से वर्क नहीं किया जा रहा। वर्क इज डन बाय द ग्रेविटी, वर्क इज डन बाय द ग्रेविटी। वर्क इज डन बाय द ग्रेविटी। ठीक है मेरा बेटा। सो एट इन्फिनिटी ग्रेविटी बिकम जीरो। बड़े अच्छे से पता, जब जरी सी बात इन्फिनिटी पे चले जाओगे, जिसको हम अप्रोच तो वैसे नहीं कर सकते, लेकिन वहां पे जाके ग्रेविटी क्या हो जाती है, ग्रेविटी बिकम्स जीरो। इन्फिनिटी पे जाके ग्रेविटी की वैल्यू जब जीरो हो जाएगी तो जहरी सी बात है पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स मैक्सिमम, बट एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम। मैक्सिमम हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, बट वो पोजीशन जहां पे जाके ग्रेविटी ही जीरो हो जाए उस जगह पे जाके एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, बट पोटेंशियल एनर्जी आपके पास मैक्सिमम होती है। ये बाय वन गेट वन फ्री वाली बात है भैया, इसको याद रखना। एट द मैक्सिमम या एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे जाके आपके पास एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी जो कि जीरो हो जाती है, बिकॉज द ग्रेविटी बिकम जीरो, बट आपके पास पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से मैक्सिमम होती है। अच्छा यार एक चीज, इसी तरह हमारे पास इसी से रेलिवेंट अगर मैं बात करूं एस्केप वेलोसिटी की, जी जी बेटा आती है सर, कमेंट में क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं ज्यादा। जी मेरा बेटा, इसलिए कि ताकि आप लोगों के जो दो टॉपिक्स हैं वो भी हो जाएं, क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था, उस प्रॉमिस को पूरा भी करना है। जरा ध्यान से चीज देखिए, एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या होता है यार, वो इनिशियल वेलोसिटी जब जिससे आप ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से बाहर चला जाए, उसको हम नाम देते हैं एस्केप वेलोसिटी का। एस्केप वेलोसिटी, द वेलोसिटी विद विच एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड, the velocity with which an object is thrown upwards it goes out of the influence of gravity. It goes out from the influence of gravity. और एक चीज मैं आप लोगों को बड़े अच्छे से क्लियर कर दूं,
टाइम को बचाना है तो ये याद रखना, जो एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करना है, सोल्यूशन करना है। जो नहीं आता उसको आपने मुझे मैसेज करके, मैसेंजर्स पे जो ऑप्शन गिवन है आपके पास 3 डॉट्स वाली, वहां पे मुझे मैसेज करके वो सवालात पूछने हैं। बट मेक श्योर कि आप 100% ट्राई के बाद वो चीज पूछोगे। सो इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है जी हमारे पास √2gr। अब यहां पे यार बड़ा आसान सा क्वेश्चन पूछता हूं, तो जरा बताइएगा। जहां से ये चीज क्लियर हो रही है, जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड आर इज द रेडियस ऑफ प्लेनेट, जिसमें भी आप, तो एस्केप वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √g एंड एस्केप वेलोसिटी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √r। इन दोनों की ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है। तो एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑफ मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर मैं ये बात करूं कि अगर एक हाथी को, एलिफेंट को और एक खरगोश को, दोनों को अपवर्ड डायरेक्शन में विद इनिशियल वेलोसिटी फेंका जा रहा है, क्या पहले एलिफेंट जाएगा या पहले खरगोश जाएगा? जरा ध्यान से बताइएगा। बहुत से आइंस्टाइन ये कहेंगे भाई खरगोश चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। एस्केप वेलोसिटी में जब ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है, इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी में बाहर जाने से पहले वो मास पे डिपेंड नहीं करता। वो किस पे डिपेंड करता है? इसकी इनिशियल वेलोसिटी पे। वो मास पे डिपेंड नहीं करता, उसकी इनिशियल वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। सो वेलोसिटी, escape velocity does not depends upon mass of object. Escape velocity doesn't depends upon mass of object, does not depends upon mass of object to be thrown out of gravity, to be thrown out of gravity, to be thrown out of gravity. So अर्थ के लिए जो एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू होती है, फॉर एस्केप वेलोसिटी अर्थ से अवे आउट ऑफ ग्रेविटी जाने के लिए वो आपके पास 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इट मीन्स कि अगर इस वेलोसिटी के साथ एलिफेंट और खरगोश को दोनों को फेंका जाए तो दोनों सेम टाइम पे एस्केप वेलोसिटी से, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से बाहर चले जाएंगे। अब आ जाते हैं जनाब अपने वादे के मुताबिक। वो कहते हैं ना तेरा वादा आज वफा हो गया, वो ये है कि आज हमारा चैप्टर इंशाल्लाह कंप्लीट हो गया। हम आ गए अपने लास्ट टॉपिक पे, इंटर कन्वर्जन। वो जी इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, उसके रिलेशंस आप लोगों ने बड़े अच्छे से पढ़े हुए हैं। इन केस ऑफ फ्रिक्शन और इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, सो इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, इंटर conversion of kinetic and potential energy, interconversion of kinetic and potential energy। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे मेरा बेटा in the absence of friction, in the absence of friction। सो हमारे पास मेरा बेटा ये आ गया, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन, यही प्रिंसिपल है बेटा एनर्जी का, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी को हम कैसे लिखते हैं? mgh1 माइनस mgh2 mgh1 माइनस mgh2 इज इक्वल टू, ये छोटा भैया मेरे उससे बोलें कि कॉल क्लास पढ़ा रहे हैं उसे, चले देते हैं। mgh1 माइनस mgh2 इज इक्वल टू 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 स्क्वायर। तो ये हमारे पास इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन था। अब मेरा भाई अगर फ्रिक्शन आ जाए तो हमें वर्क करना पड़ता है उस एनर्जी के प्रिंसिपल को कंजर्व रखने के लिए, एक जैसा रखने के लिए। वर्क डन अगेंस्ट द काइनेटिक एनर्जी, सॉरी आपके पास अगेंस्ट द फ्रिक्शन, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ये सारे फॉर्मूले आज आप लोगों को मिल चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाए कि कोई चीज रही नहीं। mgh इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर
mg इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वेयर प्लस fh। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बेटा? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी इधर cannot be created or destroyed but it can be transmitted from one form to another form। उसके बाद नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हमारे पास हैं, उनके नाम आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है। एनर्जी फ्रॉम टाइड्स, एनर्जी फ्रॉम वेव्स, एनर्जी फ्रॉम बायोमास, एनर्जी सोलर एनर्जी जो नॉन कंजर्वेशन एनर्जी है, एनर्जी फ्रॉम वेस्ट प्रोडक्ट एंड जियोथर्मल एनर्जी। उसके बाद बड़ी मजेदार बात जो जिससे मैं अपना जो टॉपिक है उसका वाइंड अप करता हूं कि किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ पावर or the unit of energy? Kilowatt hour is the unit of power or the unit of energy? जरा ध्यान से बताइएगा मेरा बेटा। सिंपल सी बात है यार मेरे भाई, ये वॉट आपके पास पावर का यूनिट होता है, लेकिन साथ क्या आ रहा है? टाइम। P को जब T के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, क्या होता था पावर का फॉर्मूला? W/T। लेकिन जब P T के साथ मल्टीप्लाई आएगा तो क्या आएगा? वर्क। और वर्क क्या होता है आपके पास? एनर्जी। तो इसका यूनिट फिर आपके पास क्या बना? एनर्जी। ये चीज याद रखिएगा। और आपके पास यार इतनी एग्जांपल लिखी हुई देख लो, आपके पास क्या आ जाएगा मेरा भाई? 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6। नो, एनर्जी का यूनिट है। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 मेगा जॉल। यार इसको हम लिखते हैं 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 जॉल। प्रीफिक्स की जगह पे उसकी वैल्यू लिख दी। तो यार आपका जगह जो चैप्टर है वो यहीं पे वाइंड अप होता है। अब आप लोगों के जल्दी आपके एमसीक्यूज क्लियर हो जाने चाहिए। और एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। अच्छा बात सुने,